Good morning, student. Today we will start our second chapter of the syllabus, open source concept. So let us start. This is our second chapter, open source concept, and in this chapter we will learn about the open source uh, concept, about the system and their properties. So let us start. Introduction. You all have worked on the various type of software of different category. Operating system, first one is operating system, in which we have worked on Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, even Windows 12, etc. Office suite, MS Office, Lotus, etc. Computer games, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. हम लोगों ने अभी तक अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम किया है. सबसे ज़्यादा हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एंड्रॉयड 10 पॉइंट समथिंग अभी चल रहा है. और अगर हम लोग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम लोग विंडो XP यूज़ करते थे, विंडो 7 अभी भी यूज़ किया जा रहा है, विंडो 8 कोई यूज़ करता है, कोई विंडो 10 यूज़ करता है, विंडो 12 तक यूज़ किया जाता है. और इसके अलावा लिनक्स और यूनिक्स और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनका यूज़ हम लोग हमारी डेली लाइफ में करते हैं. इसके अलावा अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें तो मोबाइल्स में आप लोग ऐप के नाम से बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हो. जैसे व्हाट्सएप हो गया, ये अपने आप में एक एप्लीकेशन है. फेसबुक हो गया, ये अपने आप में एक एप्लीकेशन है. और अगर हम लोग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हम लोग MS ऑफिस या दूसरे जो VLC प्लेयर हो गया, या हम लोग और दूसरी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, एक्सेल का यूज़ करते हैं. ये सारे क्या हो गए, एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम हो गए. या अगर हम लोग कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं तो ये भी एक प्रकार के क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए. तो ये जितनी एप्लीकेशन है ये अपने आप में क्या कहलाते हैं, बेसिकली टर्मिनोलॉजिकली इन्हें क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है. यू कैन not change their feature because they all are proprietary software, that is they are intellectual property of any developer or organization, and source code is also not given. आप ये जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ये सारे सॉफ्टवेयर्स के जो फीचर्स है आप उनको चेंज नहीं कर सकते हैं. हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ गेम्स, कुछ एप्लीकेशंस में जो डेवलपर होता है वो आपको परमिशन देता है कि आप अपने हिसाब से इनकी कीज़ को, शॉर्ट कीज़ जो होती है उन्हें चेंज कर सको, लेकिन आप उसमें बहुत मेजर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपको डेवलपर उसका सोर्स कोड देता है कि आप उसका लेआउट ही बदल दें, या उसका फ्रेमवर्क ही बदल दें, या उसकी कोडिंग ही बदल दें. ऐसा आप लोग कुछ ना कर पाए, इसलिए कभी भी डेवलपर आपको उनकी कोडिंग प्रोवाइड नहीं करता. अब ये जो है सॉफ्टवेयर, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, क्योंकि ये उस डेवलपर की या उस ऑर्गेनाइजेशन की जिसने ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया है, ये सारे सॉफ्टवेयर उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है. अगर आपको इनको यूज़ करना है तो आपको इसके लिए कुछ पर्टिकुलर पेमेंट करना होगा या इनका सब्सक्रिप्शन लेना होगा. अगर आप लोग इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यूज़ नहीं कर सकते. इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर. But some software comes with their source code and allow us to make any type of changes without taking permission of the developer. लेकिन अगर हम लोग ध्यान दें तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी होते हैं जो हमें सॉफ्टवेयर के साथ साथ सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं, और जो सोर्स कोड हमें प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग बिना डेवलपर की परमिशन से उस सॉफ्टवेयर का लेआउट बदल सकें, उसका स्ट्रक्चर बदल सकें, उसके डेटाबेस में चेंजेस कर सकें. तो इस प्रकार के जो कंसेप्ट होते हैं या इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या OSS. एग्ज़ाम में ये जो हमारा पूरा चैप्टर है ये इसी के ऊपर है. तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हम लोग किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं. अगर किसी सॉफ्टवेयर पर किसी डेवलपर ने केवल आपको सॉफ्टवेयर दे रखा है और वो सॉफ्टवेयर भी आपको परचेज करना पड़ रहा है या सब्सक्राइब करना पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है. और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनको आपको परचेस नहीं करना पड़ता या सब्सक्राइब नहीं करना पड़ता, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं. तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या उसको हम लोग OSS भी बोलते हैं. क्लियर है.
इसके बाद हम लोग और इनके बारे में ध्यान से देखते हैं। फ्री सॉफ्टवेयर। Free software are those which are freely accessible, freely used, changed, improved, copied and distributed. It provide all type of freedom. Free software वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो freely हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उनमें चेंजेस कर सकते हैं, उनमें इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, उन्हें कॉपी कर सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस टाइप के जितने सॉफ्टवेयर आते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब फ्री मीन्स फ्रीडम एट वेरी लिटिल और नो कॉस्ट। यहाँ पे जो फ्री वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो फ्री का मतलब क्या है, या तो आपको उसके लिए कोई पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, या पेमेंट करने की या सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, या हो सकता है कि अगर आपको पेमेंट करना भी पड़े तो वो पेमेंट इतना मिनिमम होगा कि आप उसको सॉफ्टवेयर के कंपेयर में निग्लिजिबल मान सकते हैं। नेक्स्ट, सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल विद द फ्री सॉफ्टवेयर। जितने फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ सोर्स कोड अवेलेबल होता है, क्योंकि जैसा भी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि हम लोग उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस आप किस बेसिस पर कर पाएंगे, जब आपके पास उसका सोर्स कोड होगा। सोर्स कोड मतलब क्या होता है, वो कोडिंग, वो पार्ट जिससे वो सॉफ्टवेयर बनता है। अगर आपको उसके सॉफ्टवेयर के फ्रेमवर्क में या सॉफ्टवेयर के स्ट्रक्चर में चेंजेस करना है तो ऑब्वियस है कि आपके पास क्या होना चाहिए, सोर्स कोड होना चाहिए, और फ्री सॉफ्टवेयर हमें उस सोर्स कोड को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ गिवन बाय द रिचर्ड स्टॉलमैन ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर शुड हैव द फॉलोइंग फ्रीडम। अब फ्री सॉफ्टवेयर का एक फाउंडेशन बना है, एक कमिटी बनी हुई है, उसमें रिचर्ड स्टॉलमैन करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फ्री सॉफ्टवेयर के लिए कुछ डेफिनेशन दिए, कुछ अलग अलग टाइप की फ्रीडम प्रोवाइड की है। वो फ्रीडम हम लोग नीचे अभी पढ़ने वाले हैं, जैसे फ्रीडम जीरो। अगर किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर फ्रीडम जीरो है, इसका मतलब है कि आप उस सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंसेंट ऑफ डेवलपर। नेक्स्ट वन इज फ्रीडम फर्स्ट, स्टडी एंड चेंज द प्रोग्राम एज पर नीड। आप अगर किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर फ्रीडम वन है तो इसका मतलब ये है कि आप उस प्रोग्राम में या उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप उसको कमर्शियल यूज़ नहीं कर सकते। फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज टू अदर। फ्रीडम टू सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनकी कॉपीज आप दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्रीडम थ्री, improve the program and release new version of for the community benefits। अगर किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर फ्रीडम थ्री है तो फ्रीडम थ्री कैटेगरी होने का मतलब होता है कि आप क्या कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर में अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है या उसका नया वर्जन आप लॉन्च करना चाहते हैं तो आप उसका नया वर्जन भी लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन जो नया वर्जन आप लॉन्च करेंगे वो भी क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, वो भी फ्री सॉफ्टवेयर होना चाहिए, और आपको इसको कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए ही प्रोवाइड करना होगा, आप इसका कमर्शियल यूज नहीं कर पाएंगे। लेटर ऑन द टर्म फ्री सॉफ्टवेयर इज नोन एज फ्री लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये जो फ्री सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं इसे बाद में किस नाम से जाना गया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको फ्लॉस भी कहा जाता है, फॉस भी कहा जाता है, या केवल OSS भी कहा जाता है। तो फ्री सॉफ्टवेयर और OSS में कोई डिफरेंस नहीं है। फ्री सॉफ्टवेयर स्टार्टिंग में कहा जाता था और OSS का बाद में नाम बदल दिया गया। अब नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, और इसमें क्या होता है या किस प्रकार से ये वर्किंग करता है उसके अपन बारे में बात करते हैं। Open source software can be freely used, improved, copied and redistributed, but it may have some cost for the media and support for further development। Open source software जो होते हैं उनको हम freely यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन वैसे तो ये फ्री होता है, लेकिन कभी कभार इसके ऊपर मिनिमम कॉस्ट होती है या आपसे इसके ऊपर डोनेशन की डिमांड की जाती है। वो डोनेशन या वो जो मिनिमम कॉस्ट होती है वो इसलिए डिमांड की जाती है क्योंकि फ्री सॉफ्टवेयर को मीडिया पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए भी कॉस्टिंग की ज़रूरत होती है। मतलब आपने सॉफ्टवेयर तो बना दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट रखा,
ताकि यूज़र उसको यूज़ कर पाए। लेकिन वो यूज़र तक पहुँचेगा कैसे? उसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, और उस प्लेटफॉर्म तक उस सॉफ्टवेयर को ले जाने के लिए जो खर्चा या जो उसके लिए कॉस्टिंग बैठती है, उतने कॉस्टिंग की तो उन्हें कहीं से डोनेशन लेना पड़ता है या कुछ मिनिमम कॉस्ट सॉफ्टवेयर की रखना पड़ती है। और उसके अलावा भी जब सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फ्री सॉफ्टवेयर पे जब कुछ और डेवलपमेंट की बात की जाती है तो उसकी जो कॉस्टिंग बैठती है, तो उसके लिए भी मिनिमम कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है या डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वैसे 90% फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स डेवलपर्स जो होते हैं वो डोनेशन की डिमांड करते हैं, लेकिन वो डोनेशन कंपलसरी नहीं होता। आप चाहें तो उस सॉफ्टवेयर को फ्री यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप उसके ऊपर कुछ डोनेशन उनको दे सकते हैं ताकि उसके ऊपर और फर्दर डेवलपमेंट की प्रोसेस की जा सके। नेक्स्ट, सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल विद ओएसएस। ओएसएस जितने भी होते हैं, ओएसएस में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सोर्स कोड हमेशा गिवन होता है, ताकि आप लोग उसको यूज़ कर सकें, उसमें अपग्रेडेशन कर सकें, उसका रीयूज़ कर सकें, या उससे आप लोग अपना बेनिफिट या अपना बेनिफिशियल जो कंटेंट है उसे ले सकें। इट कैन बी मॉडिफाइड एंड redistributed with some guidelines of the license called GPL, जनरल पब्लिक लाइसेंस। फुल फॉर्म याद रखिए। आप इस सॉफ्टवेयर को, मतलब ओएसएस की कैटेगरी में आने वाले सॉफ्टवेयर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन आप उसको मॉडिफाई और रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। और वो गाइडलाइंस जो होती है वो जीपीएल कहलाती है, या वो गाइडलाइंस कहाँ मेंशन की जाती है? जीपीएल के अंडर में। और जीपीएल का फुल फॉर्म होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। अब ये गाइडलाइंस क्या होती है? तो ये गाइडलाइंस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। द लाइसेंस में रिस्ट्रिक्ट सोर्स कोड फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मॉडिफिकेशन टू मेंटेन द ऑथर्स इंटीग्रिटी। ये लाइसेंस आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप सोर्स कोड पे यूज़ कर रहे हैं, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन आप ऑथर्स की जो इंटीग्रिटी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मतलब मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर फ्रीली किसी डेवलपर ने डेवलप किया है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है उसको नेट पर लाने के लिए। तो आप उस सॉफ्टवेयर के जो ऑथर है उसका नाम नहीं बदल सकते, आप उस ऑथर की जगह अपना नाम नहीं डाल सकते, आप उस ऑथर के लाइसेंस नंबर को चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप उस सॉफ्टवेयर का चेंजेस करिए, यूज़ करिए, आप उससे जितना बेनिफिट ले सकते हैं लीजिए, लेकिन जो उसकी बेसिक इंटीग्रिटी है, जो ऑथर्स की इंटीग्रिटी है, आप उसके साथ चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये जो गाइडलाइंस है ये मेंशन की जाती है जीपीएल के अंदर, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर। Any changes requires different code name and version number from the licensing organization और developer। ये वही बात हुई कि यहाँ पर आप जो लाइसेंस के नंबर होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको डेवलप किया है, जिस डेवलपर ने उसको डेवलप किया है, आप उसके नाम को, उसकी आइडेंटिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? तो मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे लिए अवेलेबल जरूर है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर होते हैं, और बेसिक रिस्ट्रिक्शंस है। आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, तो आपने उसको भले फ्री कम्युनिटी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कम्युनिटी को दे दिया है, आप भी चाहते हैं कि इसका लोग फ्रीली यूज़ करें, लेकिन आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके नाम से बना हुआ सॉफ्टवेयर कोई दूसरा अपने नाम से आगे फॉरवर्ड करे। क्लियर है? ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है वैसे, लेकिन फिर भी ये होना भी चाहिए। इसके बाद अ सॉफ्टवेयर विच इज़ फ्री एज वेल एज ओपन कॉल्ड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री भी होते हैं, ओपन भी होते हैं, उन्हें हम लोग फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फ्री लिबरल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्लॉस भी कहते हैं। अब फ्री का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ओपन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और शॉर्ट में आपको बता दूँ, फ्री का मतलब जिसके लिए हमें कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ती, या जिसके लिए अगर कॉस्ट देना भी पड़ रही तो वो इतनी मिनिमम होती है जिसको सॉफ्टवेयर के बेनिफिट के कंपेयर में निग्लिजिबल माना जा सकता है। तो उसको हम लोग फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, या उसके ऊपर हमें कुछ डोनेशन अपने मन से देना हो तो दे सकते हैं, उन्हें भी हम लोग फ्री कैटेगरी में रखते हैं। और ओपन सोर्स होने का मतलब होता है
कि उस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है वो भी साथ में हमें गिवन होता है। मतलब हम उसमें चाहें तो चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसका पूरा लेआउट, उसका फ्रेमवर्क, उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक रेस्ट्रिक्शंस के साथ वो चीज़ें हम लोग सब कर सकते हैं। तो ये जो होता है ऐसे सॉफ्टवेयर वो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और इसके बारे में एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। तो आपको ये चीज़ें होपफुली समझ में आ गई होगी। अब जब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे जो अलग अलग कैटेगरी के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके बारे में, और फिर हम लोग और इसके आगे के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। Other categories of software. First one is proprietary software. These softwares are neither open nor freely available. They must have some cost and source code is also not given since it is a property of the developer or an organization. No change, copy and distribution is allowed. देखिए अभी जो लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा बना था उसमें हमने देखा था कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप लोग विदाउट एनी परमिशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अब उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अलावा और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम लोग, जैसे फर्स्ट होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो ओपनली और फ्रीली अवेलेबल नहीं होता। दे मस्ट हैव सम कॉस्ट एंड सोर्स कोड इज़ ऑल्सो नॉट गिवन। यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स की कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होती है और या कुछ सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है, और साथ साथ में मतलब आप सब्सक्रिप्शन भी ले लेंगे या उसका कॉस्ट भी पे कर देंगे, लेकिन सोर्स कोड आपको दिया नहीं जाता, केवल आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। सिंस इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द डेवलपर एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एक्चुअल में ये जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं ये किसी डेवलपर की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी खुद की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और ये उसके ऊपर या तो रॉयल्टी लेते हैं एज अ सब्सक्रिप्शन या एज अ कॉस्ट, या ये उस सॉफ्टवेयर को आपको सेल आउट करते हैं। नो चेंज, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अलाउड। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं उन सॉफ्टवेयर में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उन्हें आप कॉपी नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके किसी फ्रेंड ने कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है और वो सॉफ्टवेयर आपको परचेस नहीं करना पड़े इसलिए आप उसके यहाँ से कॉपी करके अपने यहाँ ले आए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये अपनी रजिस्ट्री क्रिएट करते हैं आपके सिस्टम के अंदर, और ये केवल एक ही रजिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपके दोस्त ने वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया है, मतलब उसकी रजिस्ट्री कहाँ बन चुकी है, उसके सिस्टम में बन चुकी है। अब अगर आप उस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में ला के डालने की कोशिश करेंगे तो वो रजिस्ट्री वापस से क्रिएट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक मशीन के साथ इनबिल्ट हो चुकी है। तो इस कारण से जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो अगर एक सिस्टम पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं तो आप उसको दूसरे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। आप इसको इवन डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, ऑब्वियस है ना, क्योंकि दूसरे सिस्टम पे चलेगा ही नहीं। क्लियर है? तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से आपको समझ में आया होगा, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते, इनके साथ सोर्स कोड नहीं होता। ये एक डेवलपर या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें कॉपी नहीं कर सकते, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। आप इसको केवल अपने सिस्टम पर एक बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, एंटीवायरस जितने मार्केट में आते हैं, अगर आप एक्चुअल एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस आपको परचेज़ करना पड़ता है, जो 150 रुपये से लेकर 2000 तक के भी एंटीवायरस आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो ये जो एंटीवायरस है ये अलग अलग कंपनीज इन एंटीवायरस को क्रिएट करती है और इन एंटीवायरस को सेल आउट करती है। तो वैसे हमें नेट के ऊपर भी बहुत सारे एंटीवायरस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का ट्रेलर होता है। अलग अलग कंपनियां अपने ट्रेलर इंटरनेट पर डाल के रखती है ताकि आप उन सॉफ्टवेयर्स को एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए यूज़ कर सको। एज अ डेमो वर्जन होता है वो, आप उसको यूज़ करके देखो। अगर आपको लगता है कि वो सॉफ्टवेयर आपके लिए परफेक्ट है तो आपको उसके लिए की को परचेज़ करना होता है या उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना होता है। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमको तो नेट पे फ्रीली ही एंटीवायरस मिल जाते हैं, लेकिन वो जो फ्रीली एंटीवायरस मिलते हैं वो डेमो वर्जन होता है, और उसका एक पर्टिकुलर पीरियड जब डेमो निकल जाता है तो आपके सिस्टम पर बार बार पॉपअप मैसेज आने लगता है कि आप इसको इंस्टॉल करिए, इसके लिए आप पेमेंट करिए, आप इसको इंस्टॉल करिए। इस टाइप का बार बार पॉपअप मैसेज आता है जो इरिटेट करता है।
तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को नेट से डायरेक्टली डाउनलोड करके यूज़ करना चाह रहे हैं, एंटीवायरस को, स्पेशली मैं एंटीवायरस की बात कर रहा हूँ अभी, एंटीवायरस को अगर आप लोग डाउनलोड करके यूज़ करना चाह रहे हैं तो पहले आप वो देख लीजिए कि वो डेमो वर्जन ना हो, क्योंकि डेमो वर्जन होगा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में एंट्री करने के बाद डिसेबल नहीं होते और फिर वो बार बार पॉपअप मैसेज जनरेट करते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर खरीदना ही पड़ेगा, या अगर आपको उसको डिसेबल करना है तो फिर या तो आपको सिस्टम को ही फॉर्मेट करवाना पड़ता है। तो इस कारण से अगर कोई सॉफ्टवेयर, कोई एंटीवायरस आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं तो एक बार उसकी अच्छे से जांच परख कर लीजिए कि वो डेमो वर्जन ना हो, और अगर डेमो वर्जन है तो उसको प्लीज़ यूज़ मत करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। और अगर फिर भी अगर आपको एंटीवायरस की ज़रूरत है तो बेटर है कि आप उसको परचेज़ करिए और फिर आप उसको यूज़ करिए। जो एंटीवायरस होते हैं वो 1 ईयर के लिए मिलते हैं, 1 ईयर तक वो एक्टिवेट रहते हैं और उसको आपको बार बार अपडेट करना पड़ेगा। उससे सिस्टम भले थोड़ा सा स्लो हो जाता है, लेकिन कहीं किसी हद तक आपका डेटा सिक्योर रहता है। फ्रीवेयर, these are the available free of cost, they can be used, copied, distributed, but no modification is allowed because source code is not available। अब जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमने एक पढ़ा था ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स में आपको वो फ्रीली अवेलेबल भी थे, मतलब ओपन सोर्स भी था उनका, और साथ में वो फ्री सॉफ्टवेयर थे। लेकिन यहाँ पे जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन इनमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका सोर्स कोड गिवन नहीं होता। तो फ्रीवेयर और ओपन सोर्स में एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है कि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें सोर्स कोड गिवन होता है, जबकि फ्रीवेयर के अंदर सोर्स कोड गिवन नहीं होता। तो वहाँ पे ओपन सोर्स के अंदर तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन फ्रीवेयर के अंदर मॉडिफिकेशन आप लोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर आर फ्रीली यूज, कॉपीड, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये जो अभी मैं आपको एंटीवायरस की बात बता रहा था कि एक डेमो वर्जन होता है, वो डेमो वर्जन 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हो सकता है। और इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन कब तक? एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आफ्टर एक्सपायरी यू हैव टू परचेज और अनइंस्टॉल देम। और अगर उस सॉफ्टवेयर का डेमो वर्जन ख़त्म हो जाता है तो फिर या तो आपको उसको परचेज करना पड़ता है या अपने सिस्टम से उसको अनइंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आते हैं जो इंस्टॉल तो हो जाते हैं, एक्सपायरी भी हो जाते हैं और फिर अनइंस्टॉल नहीं होते, फिर आपको सिस्टम को ही फॉर्मेट करना पड़ जाता है। तो इस कारण से थोड़ा सा आप जब भी ऐसे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन सॉफ्टवेयर आपको क्या प्रॉब्लम दे सकता है। मॉडिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्स कोड। अब शेयरवेयर के अंदर भी यही होता है कि इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हम लोग डेमो वर्जन के तौर पे हमें मिलते हैं, या हम लोग जो परचेज़ करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स को में भी हम लोग मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि सोर्स कोड गिवन नहीं होता। These are the demo version and freely distributed for trial purpose। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये डेमो वर्जन के लिए होते हैं और फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसके लिए? ट्रायल वर्जन के लिए। उसके बाद फिर आपको एक्सपायरी आने के बाद इसको आपको क्या करना होता है? परचेज करना ही पड़ता है, या आपको अपने सिस्टम से इन ट्रायल या डेमो वर्जन को रिमूव करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन OSS। अब देखिए OSS मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोई इंडिविजुअल उसको रन नहीं कर सकता, उस पूरे जो कम्युनिटी है उसको मेंटेन नहीं कर सकता। तो इसी कारण से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम करती है और ऐसे लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करती है जो सॉफ्टवेयर बना के उन्हें फ्रीली अवेलेबल करवाते हैं। और ये जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं ये सभी की बेनिफिट के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ पर फाइनेंशियली किसी को प्रॉफिट नहीं होता। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो GNU का मतलब क्या होता है? GNU इज़ नॉट यूनिक्स। GNU का मतलब ही GNU इज़ नॉट यूनिक्स होता है।
मतलब यहाँ पे GNU का G कैपिटल, N कैपिटल और U कैपिटल मिलाकर आपका क्या बना, GNU। GNU project was initiated by Richard M. Stallman with an aim to develop an OS like Unix। GNU जो प्रोजेक्ट है वो रिचर्ड एम इंस्टॉलमेंट करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था। और उनका जो प्रोजेक्ट था वो ये था कि वो एक OS बनाए जो कि यूनिक्स जैसा हो। लेटर इट इज़ एक्सटेंडेड टू डेवलप वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसके बाद जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था वो फैलता चला गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के बजाय उन्होंने बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर बना दिए। GNU ऑफर्स अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइसेंस कॉल्ड GNU GPL। अब GNU आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक ऐसा स्पेशल टाइप का लाइसेंस प्रोवाइड करता है जिसको GNU GPL कहा जाता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, जिसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। which give guarantee that any software developed within GNU project would be free and available to everyone to use। अब ये लाइसेंस आपको किस बात की गारंटी देता है, इस बात की गारंटी देता है कि GNU ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में बने हुए जितने फ्री सॉफ्टवेयर होंगे वो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होगा और कोई कंपल्सन नहीं होगा कि आपको कुछ डोनेशन देना पड़े। नेक्स्ट है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में FSF भी कहा जाता है। FSF इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड टू सपोर्ट फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट। FSF का ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ था, ताकि जो फ्री सॉफ्टवेयर के ऊपर काम चल रहा है या जो मूवमेंट चल रहा है उसको और आगे अपग्रेड किया जा सके। It has funded many software developers to develop free software under GNU GPL। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती ही होती है, भले वो आपको फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसको तो फंड की ज़रूरत होगी। और उस फंड को फुलफिल कौन करता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके खुद के प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशंस को करते हैं ताकि फ्री सॉफ्टवेयर का जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू रखा जा सके। और ये जो फ्री सॉफ्टवेयर है वो GNU GPL लाइसेंस के अंडर में ही आगे रन करते हैं। इट वॉज फाउंडेड बाय रिचर्ड एम इंस्टॉलमेंट इन 1985 टू सपोर्ट GNU प्रोजेक्ट। अब ये जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है ये भी इसने इस्टेब्लिश किया था, रिचर्ड एम इंस्टॉलमेंट ने ही इस्टेब्लिश किया था। और इसको इस्टेब्लिश करने का रीज़न था कि ऊपर वाला जो ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा या जो GNU प्रोजेक्ट थे उसको फंडिंग की जा सके। ओपन सोर्स इनिशिएटिव OSI was founded by Bruce Person and Eric Raymond in 1996 to promote open source software। अब ओपन सोर्स इनिशिएटिव के नाम से एक OSI फाउंडेशन बना या एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका काम क्या था कि जो फ्री सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उन्हें प्रमोट किया जा सके। अब इसको फाउंड करने वाले कौन, दो पर्सन थे, तो ब्रूस फरेंस और इरिक रेमंड्स। आपको नाम वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल आपके नॉलेज के लिए है स्लाइड। ये पर्टिकुलर स्लाइड आपके केवल नॉलेज के लिए है, लेकिन हाँ इनके फुल फॉर्म, जो ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म है वो आपको याद होना चाहिए। बाकी इनके जो फाउंडर है उनको आप अगर नहीं याद करेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C। W3C was founded in 1994 to develop common protocol and software standard for the World Wide Web। अब जब 1990 में इंटरनेट का इवोल्यूशन हो चुका था तो 1994 में www के ऊपर ही कुछ स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर्स बनाए गए और वो बनाए गए थे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम के थ्रू, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, W3C। The W3C is an international organization that promotes specification and reference software for WW। अब W3C जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो कुछ ऐसे रेफरेंसेस सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो WWW को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं या सपोर्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कुछ सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि फ्री OSs कौन से हैं या फ्री सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम लोग फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लिनक्स और उबंटू
या एंड्रॉयड या सिम्बन, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम लोग यूज़ करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिनक्स और उबंटू तो यूज़ किया जाता है कहाँ पर, हमारे सिस्टम में। एंड्रॉयड यूज़ किया जाता है आजकल के मोबाइल में, और सिम्बियन यूज़ किया जाता था जो नोकिया के स्टार्टिंग के मोबाइल आए थे उसके अंदर। ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो GIMP करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ब्लेंडर होता है, ऑडासिटी होता है, F-Spot होता है। ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो है ये ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके लिए आपको कोई पेमेंट या कोई सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑफिस सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो हम लोग वेल अवेयर है MS ऑफिस के साथ, लेकिन MS ऑफिस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और उसको आपको यूज़ करने के लिए पेमेंट करना होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्री सॉफ्टवेयर्स की तो उसमें हमें ऑफिस सॉफ्टवेयर्स का काम कौन करके देता है, ओपन ऑफिस करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जैसी ही सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और उसके अंदर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एज अ फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। फिर इंटरनेट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक अपाचे वेब सर्वर आ जाता है, मोजिला फायरफॉक्स आ जाता है, गूगल क्रोम है, मोजिला थंडरबर्ड है। ये सारे जितने ब्राउज़र्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, ये सारे ब्राउज़र्स क्या हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके लिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेवलपमेंट टूल्स की बात करें तो नेटबीन्स हम लोग यूज़ करेंगे अभी आगे। इक्लिप्स होता है जो कि जावा के लिए ही होता है, MySQL होता है, डेटाबेस होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में भी आगे पढ़ने वाले हैं। फिर PHP, पर्ल, पाइथन, जावा, ये लैंग्वेजेस के नाम हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसको भी आपको परचेस नहीं करना पड़ता। इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेस्टिया या वाइन। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिमुलेटर और विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो लिनक्स पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स के एग्जांपल्स थे जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स क्या होता है, या उनको हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं, या उनके ऊपर मतलब आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं। अब जब नेक्स्ट हमारा लेक्चर बनेगा तो हम लोग जो फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं उनको डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। Examples of OSS and free softwares: GNU or Linux. Linux is a free and open source operating system software. It is available with the source code so that anyone can use, modify, redistribute it. जो लिनक्स है या जो GNU के अंडर में बनने वाला एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फ्रीली अवेलेबल होता है सोर्स कोड के साथ, ताकि कोई भी इस सॉफ्टवेयर्स को इजीली क्या कर सके, यूज़ कर सके, मॉडिफाई कर सके, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सके, या उसका स्ट्रक्चर बदल कर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज़ कर सके। ओरिजिनली इट वॉज डेवलप्ड बाय अ फिनिश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लिनस टोवार्ड्स इन 1991। अब इस सॉफ्टवेयर्स को इनिशियली किसने डेवलप किया था, लिनस टोवार्ड्स नाम के एक साइंटिस्ट ने 1991 में। इट कम्स इन मैनी फ्लेवर्स। फ्लेवर्स का मतलब यहाँ पर जो है वो एडिशन है, ये अलग अलग फ्लेवर्स में अवेलेबल होता है। और ये किसका मेंबर है, लैम्प का। लैम्प का फुल फॉर्म होता है L फॉर लिनक्स, A फॉर अपाचे, M फॉर MySQL एंड P फॉर पाइथन और PHP। ये एक ग्रुप है लैम्प। ये ग्रुप में एक्चुअल में जैसे आप कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपके पास टोटल 4 मेजर ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप एक वेबसाइट या एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक लैंग्वेज होना चाहिए, क्लियर है, एक लैंग्वेज होने के साथ साथ फिर आपके पास क्या होना चाहिए, एक डेटाबेस होना चाहिए। फिर उस डेटाबेस और लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन से आपको मतलब रन करके देखने के लिए, या उस आपका जो लैंग्वेज है या डेटाबेस आपस में कनेक्ट हुए कि नहीं हुए, या आपका वेबसाइट काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको आपको चलाकर देखने के लिए आपके पास एक सर्वर होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को रन करने के लिए आपके पास बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो ये जो 5 नाम या 4 नाम आप सामने देख रहे हैं, ये लैम्प ग्रुप कहलाता है। यहाँ पे लिनक्स क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, अपाचे क्या हो गया, वेब सर्वर हो गया,
MySQL डेटाबेस हो गया, PHP और पाइथन, ये क्या हो गई, लैंग्वेज हो गई। तो इनके कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन या एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो लिनक्स जो है वो इसी ग्रुप की एक लैंग्वेज है, सॉरी इसी ग्रुप के लिए क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस ग्रुप को बिलोंग करती है। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप फ्रीली लिनक्स को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग जो हमारे सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट का ही मोबाइल भी आता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम वाला मोबाइल भी आता है। हम मोबाइल में जो यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड हमें किसने प्रोवाइड किया हुआ है, गूगल ने। तो अभी तक आपका कभी लिनक्स आपको देखने का मौका शायद ही मिला होगा। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हम लोग हमारे सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। उसका लुक, उसका फील सब अलग होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट जैसा नहीं होता, उसमें काफ़ी अलग चेंजेस होते हैं। फिर अपाचे की बात करें, अपाचे इज ओपन सोर्स वेब सर्वर अवेलेबल फॉर मेनी OS प्लेटफॉर्म लाइक लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज एक्सेट्रा। इट इज़ डेवलप्ड बाय एन ओपन कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अपाचे क्या है, ये एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है जो अलग अलग OS के लिए अवेलेबल होता है। जैसे लिनक्स OS होता है तो उसके लिए भी हम लोग अपाचे यूज़ कर सकते हैं। यूनिक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम लोग अपाचे का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें भी हम लोग अपाचे वेब सर्वर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस अपाचे को डेवलप करने वाला कौन था, एक ओपन कम्युनिटी थी डेवलपर्स की जिन्होंने अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के अंडर में रहते हुए इस वेब सर्वर को क्रिएट किया था। इट ऑल्सो मेंबर ऑफ लैम्प ग्रुप, ये भी क्या है, लैम्प ग्रुप का एक मेंबर है। और इस अगर वेब सर्वर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको कौन सी वेबसाइट यूज़ करना होगी, www.apache.org। नेक्स्ट वन इज MySQL। MySQL इज द मोस्ट पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। MySQL क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट इज़ मल्टी यूज़र SQL बेस्ड RDBMS डेवलप्ड अंडर GNU GPL। ये मल्टी यूज़र होता है, मल्टी यूज़र्स इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। SQL बेस्ड होता है, SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये अपन अभी आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो यहाँ पे हम क्वेरी फायर कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर या ये जो RDBMS है इसको डेवलप किया गया था GNU GPL लाइसेंस के साथ। इट वर्क्स ऑन मेनी प्लेटफॉर्म लाइक लिनक्स, मैक OS by 2, Sun OS एंड MS विंडोज़ एक्सेट्रा। अब जब हम लोग MySQL की बात करते हैं तो MySQL किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर सकता है, चाहे वो लिनक्स हो, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, OS by 2 हो, Sun OS हो या MS विंडोज़ हो, सभी पर हम लोग MySQL यूज़ कर सकते हैं एज अ डेटाबेस। एंड सपोर्ट मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और ये सारी लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करता है। अब सबसे बेसिक जो लैंग्वेज होती है वो C++, जावा, पर्ल, PHP, रूबी एक्सेट्रा, जितनी लैंग्वेजेस अवेलेबल है वो सारी लैंग्वेजेस को कौन सपोर्ट करता है, ये डेटाबेस। मतलब आप लैंग्वेज कोई सी भी यूज़ करो, डेटाबेस आप MySQL यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लैम्प एंड कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, ये भी क्या होता है, लैम्प ग्रुप का मेंबर होता है और आप इसको www.mysql.com वेबसाइट जो है वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद PHP की बात करते हैं। PHP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए PHP का, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इट इज़ वाइडली यूज ओपन सोर्स वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डेवलप डायनामिक वेब कंटेंट एंड सर्वर साइड एप्लीकेशन। PHP का आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके पहले हम लोग .NET और जावा का यूज़ करते थे। जावा तो अभी भी बहुत यूज़ की जाती है, लेकिन वो थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज होती है। हार्ड लैंग्वेज मतलब आपको उसके लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ती है, कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ करना पड़ते हैं। और PHP जो लैंग्वेज है जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है, सबसे ईजी लैंग्वेज है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। और ये ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग आपको पता है कि इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अब इस लैंग्वेज को यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्योंकि हमें डायनामिक वेब कंटेंट प्रोवाइड करती है, साथ में जो सर्वर साइड एप्लीकेशंस होती है उन्हें भी हमें डेवलप करने में हेल्प करती है। PHP is similar to MS, ASP, VB, Script, Java, Script and CGI Perl languages.
PHP जो होती है वो एज इट इज़, मतलब जैसे हम लोगों ने ASP.NET अगर आपने पढ़ा हो, VB पढ़ा हो, या जावा स्क्रिप्ट पढ़ी हो, या CGI और पर्ल लैंग्वेज अगर आपको पता हो, तो उन्हीं के समान ये PHP होती है, मतलब उन्हीं के जैसी कोडिंग इसमें आपको मिलेगी। PHP allow compatibility with a large number of RDBMS like MySQL, Oracle, DB/2, ये DB/2 है, गलत प्रिंट हो गया है, DB/2 होता है ये, etc. and run on most of the OS including Linux, Unix, Windows and Mac. It is also member of the LAMP group and can be downloaded from www.php.net. अब देखिए ये जो लैंग्वेज है PHP, ये कॉम्पेटिबल होती है किसके साथ, जितने भी RDBMS हमें अवेलेबल है। जैसे फर्स्ट RDBMS जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो कि ओपन सोर्स होता है, वो होता है MySQL। इसके अलावा जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं DBMS के, वो होते हैं Oracle या DB/2, ठीक है, साइबेस होता है। तो ये जो डेटाबेस है ये प्रोप्राइटरी होते हैं। तो इन सभी को जो PHP लैंग्वेज है वो सपोर्ट करती है, और हम लोग एज अ डेटाबेस इनमें से कोई सा भी डेटाबेस अगर PHP के साथ यूज़ करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब ये जो PHP लैंग्वेजेस है, ये डेटाबेस की तो हमने बात कर ली, लेकिन ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। अब आप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स यूज़ करेंगे या यूनिक्स यूज़ करेंगे, विंडोज़ यूज़ करेंगे या मैक का कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ करेंगे, तो PHP सभी पर चल जाती है। मतलब PHP से आप कोडिंग कर सकते हैं और उससे बनी हुई एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सकते हैं। अब ये जो PHP है ये भी क्या है, LAMP ग्रुप का एक मेंबर है, और इसको आपको डाउनलोड करना है तो आप इसको डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मोजिला की बात करते हैं। ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। मोजिला इज़ अ फ्री एंड वेरी पॉपुलर वेब एप्लीकेशन सूट ओरिजिनली डेवलप्ड बाय नेटस्केप। मोजिला क्या है, एक प्रकार का ब्राउज़र है। ब्राउज़र भी मैंने पहले आपको एक बार बताया था। ब्राउज़र मतलब एक प्रकार का इंटरफेस होता है जिससे हम लोग इंटरनेट की दुनिया में एंटर करते हैं। मतलब आपका सिस्टम है, बीच में वेब ब्राउज़र है, और वेब ब्राउज़र के उस पार क्या है, इंटरनेट है। आपने जैसे ही वेब ब्राउज़र पर क्लिक किया आप इंटरनेट के वर्ल्ड में घुस जाते हैं, मतलब आप इंटरनेट की दुनिया में आ जाते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जितनी वेबसाइट है, जितना नॉलेज है, आप उसको गेन कर सकते हैं। क्लियर है। तो मोजिला क्या है, उसी प्रकार का एक ब्राउज़र है। आप जनरली गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। गूगल क्रोम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में काउंट होता है, जबकि जो मोजिला है, मोजिला फायरफॉक्स, कभी आपने नाम सुना हो, ये आपको क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। ये एक वेब एप्लीकेशन है, ब्राउज़र है जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसको किसने डेवलप किया था, नेटस्केप ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, या इसके बारे में हमें बताया था। कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन, नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन इस पूरे इसका नाम है, जिसने इस वेब एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। नाउ इट इज़ प्रमोटेड बाय मोजिला फाउंडेशन। अब मोजिला फायरफॉक्स को कौन प्रमोट कर रहा है, मोजिला फाउंडेशन प्रमोट कर रहा है। इट इंक्लूड वेरियस एप्लीकेशंस लाइक, इसकी मोजिला फाउंडेशन की ही बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस है, जैसे वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, IRC है। IRC क्या होता है, इंटरनेट रिलेटेड होता है। यहाँ पर आप लोग छोटा सा एक विंडो होता है, इसमें आप लोग डायरेक्टली किसी भी जो नेट पे कनेक्टेड है उनके साथ कनेक्ट होकर चैटिंग कर सकते हैं। फिर ईमेल क्लाइंट है थंडरबर्ड के नाम से। फिर HTML एडिटर इसका आपको मिल जाएगा, जिसमें आप HTML से रिलेटेड कोडिंग कर सकते हैं, वेब पेजेस जनरेट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को कौन प्रोवाइड करता है, मोजिला फाउंडेशन। और मोजिला फाउंडेशन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा, इसके साइड में एक डोनेशन का बटन होता है। आप डोनेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं होता। लेकिन फ्री सॉफ्टवेयर्स को प्रमोट करने के लिए इन्हें डोनर की ज़रूरत हमेशा होती है। तो अगर आप इन 4 एप्लीकेशंस में से या इन 4 सॉफ्टवेयर्स में से कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना होगा, www.mozilla.org पर जाना होगा। और मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है ये सबसे ज़्यादा सिक्योर ब्राउज़र माना जाता है, गूगल क्रोम से भी ज़्यादा। क्लियर है, क्योंकि इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है, इसकी जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप लोग ब्राउज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कोशिश करिए कि मोजिला यूज़ करें, क्योंकि ये थोड़ा सिक्योर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट
पोस्टग्री एक्सक्यूएल। पोस्टग्री एक्सक्यूएल के अंदर ये एक प्रकार का फ्री ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, डेटाबेस प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग अभी डेटाबेस की बात कर रहे थे MySQL की। MySQL भी एक क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ही कौन सा होता है, PostgreSQL। ये सर्वर से रिलेटेड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है और इसका यूज़ हम लोग करते हैं किसके लिए, डेटा को सेव करने के लिए या एज अ डेटाबेस। इट इज़ अल्टरनेटिव टू ओपन सोर्स MySQL। यही बात मैंने अभी आपको बोली थी कि ये MySQL का क्या है, अल्टरनेट ऑप्शन है। अब ये जो अपन ने दो सॉफ्टवेयर देखे, PostgreSQL या MySQL, ये जस्ट किस प्रकार की फंक्शनिंग करते हैं, ये वैसी ही फंक्शनिंग करते हैं जैसा ओरेकल या साइबेस काम करते हैं। ओरेकल और साइबेस जो है ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होने के कारण आपको इनको परचेज करना होता है और फिर डेटाबेस आप लोग यूज़ कर पाते हैं। जबकि MySQL या Postgre अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और आपका जो सॉफ्टवेयर्स में जो डेटाबेस की ज़रूरत होती है उस जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने का काम कौन कर देता है, MySQL कर देता है। हम जनरली MySQL ही यूज़ करते हैं और आगे हमारे सिलेबस का भी ये पार्ट है कि आपको MySQL पढ़ना है और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो हमें मतलब इसके ऊपर क्वेरी होगी, वो क्वेरी हम फायर करेंगे और MySQL कैसे काम करता है अपन उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये अपन ने आज क्या देखा, कुछ एग्जांपल्स देखे फ्री सॉफ्टवेयर्स के या OSS के। अब आने वाले टाइम में हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे जो पाइथन, टॉमकेट, जावा, नेटबीन्स या भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस के बारे में होंगे और फिर हम लोग MySQL के ऊपर चलेंगे। तो ये भी आगे की प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग और थोड़े से एग्जांपल्स फ्री सॉफ्टवेयर्स के देखेंगे। थैंक यू।